लाल किले से सबसे बड़ा भाषण आप सुन चुके हैं और अब सबसे बड़े मंच पर यानी आज तक पर आप उस भाषण का सबसे बड़ा विश्लेषण सुन रहे हैं और वो विश्लेषण आपके लिए कर रहे हैं टीम मोदी के सबसे जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स हैं वो आपके सामने आ रहे हैं और उस भाषण का विश्लेषण कर रहे हैं और हम आपकी ओर से उनसे सवाल जवाब भी कर रहे हैं। अब हमारे अगले मेहमान हैं श्री किरण रिजिजू, जो कि मोदी सरकार में मंत्री हैं, नॉर्थ ईस्ट के बहुत बड़े नेता हैं और अक्सर मोदी सरकार का बचाव हर जगह हर बड़े मंच पर वो करते रहे हैं। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आज तक के सारे दर्शकों की तरफ से। नमस्कार, आपके आज तक के दर्शकों को मेरा तरफ से भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। किरण जी, पहला सवाल मेरा यही है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिया लाल किले से, आप अपने शब्दों में उसका विश्लेषण कैसे करेंगे? क्या ये उनका अब तक का सबसे बड़ा भाषण था? ये भाषण बाकी के भाषणों से कैसे अलग था? क्या आप इसे एक चुनावी भाषण के रूप में देखते हैं? देखिए, आज के भाषण में बिल्कुल विश्लेषण करना चाहते हैं तो दो भाग है। एक तो 2 साल के कार्यकाल पूरा करने के बाद 10वीं वर्ष में हम इंटर किए। 2014 के बाद हमारे सरकार का जो देश को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करके और बहुत ही मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित कैसे किया, और दूसरे अमृत काल में हम एंटर किए हैं। तो आने वाला 25 सालों में यानी कि 2047 में हम विकसित राष्ट्र कैसे बने, संपन्न राष्ट्र कैसे बने, और आज जो बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं वो अगले 1000 साल तक कैसे मजबूत से भारत को अग्रिम पंक्ति में रखने के लिए विश्व का एक लीडिंग नेशन, एक प्रोस्पेरस पावरफुल नेशन के रूप में कैसे स्थापित करना है, उसके बारे में रोड मैप दिखाया है। तो पूर्ण रूप से भाषण का आप आकलन करेंगे तो हर एक भारत के नागरिक को तसल्ली होगी और साथ साथ में भरोसा भी होगा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ही भारत के लिए आज के दिन में सबसे जरूरत है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही देश को आगे बढ़ना है। ये बहुत साफ हो गया है जी। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि ये एक तरीके से उनका एक इस टर्म का तो खैर फेयरवेल भाषण है ही, लेकिन अगले टर्म के लिए उन्होंने इस मंच का राजनीति के लिए भी प्रयोग किया, चुनाव के लिए भी प्रयोग किया और एक तरीके से उन्होंने जब लोगों से कहा कि मैं आज आपकी मदद मांगने के लिए आया हूं, तो उन्होंने वो बाकी सारी बातें, सिर्फ ये नहीं कहा कि मुझे वोट दीजिए, वोट फॉर मोदी और वोट फॉर बीजेपी, इतना नहीं कहा, बाकी सब कह दिया। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करते हैं और हम सरकार में लोगों के द्वारा चुने जाने पर देश का सेवा कर रहे हैं। तो हम जब लोगों से बातचीत करता है तो मैंडेट लेकर के बात करते हैं और आगे काम करने के लिए भी लोगों का मैंडेट चाहिए। तो लोगों का विश्वास हमारे ऊपर कैसे बने रहे, ये हर एक लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को सोचना होता है, क्योंकि लोगों का भरोसा से ही तो हम सेवा करते हैं। तो आज प्रधानमंत्री जी का भाषण को आप गौर से सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि लोगों ने जो भरोसा जताया है हम उस पर खरा उतारा है और आगे भी आप इसी तरह हमको फुल मेजॉरिटी देते रहिए और हम इससे भी और तेज गति से देश को आगे ले जाएंगे। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और दुनिया का सबसे लोकतंत्र का सबसे बहुत ही पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय नेता आज नरेंद्र मोदी जी हैं। तो हमारा देश का, भारत का प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, तो ये तो हम सब के लिए फक्र की बात है। और उसी के बदौलत अगर जनता को अपील करते हैं तो ये बिल्कुल जायज है। और
लाल किले के प्राचीर से अगर हम कुछ वादे करते हैं और लोगों से हम सपोर्ट मांगते हैं, तो ये देश को चलाने के लिए सपोर्ट मांगते हैं, अपने घर का अपना तिजोरी बढ़ाने के लिए, अपना परिवार को आगे बढ़ाने के लिए तो मोदी जी कुछ नहीं मांग रहे हैं। मोदी जी देश का साथ इसलिए चाहते हैं, देश को सपोर्ट देने के लिए इसलिए कह रहे हैं ताकि देश को आगे ले जाए, परिवार को आगे ले जाना नहीं, किसी व्यक्ति को अपने किसी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं कह रहे। इसलिए आज का जो प्रधानमंत्री जी का अपील बिल्कुल सटीक है और आने वाले दिनों में भी लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे रहेगा और फिर से अगले साल प्राचीर से, वहां लाल किले के प्राचीर से फिर से नरेंद्र मोदी जी संबोधन करेंगे। ये सबका हम सबका इच्छा है। किरण जी, एक चीज आपने परिवार की बात की, मोदी जी दूसरे जो परिवार हैं, दूसरे जो राजनीतिक परिवार हैं, उन पर हमला बोल रहे हैं। 3 बातें उन्होंने आज कही, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। तुष्टीकरण को मैं मान लेता हूं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन परिवारवाद और भ्रष्टाचार, अब जब आप दूसरी पार्टियों से अपनी पार्टी में लोगों को ले रहे हैं, तो ऐसे भी लोगों को ले रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और ऐसे भी लोगों को ले रहे हैं जो खुद इन पारिवारिक पार्टियों से आते हैं। तो ये जो दावा है, अब इस दावे की थोड़ी हवा निकल रही है और लोग इस पर सवाल उठाने लगे हैं कि अगर वो पारिवारिक पार्टियां इतनी ही बुरी हैं तो आप वहां से लोगों को क्यों लेते हैं? भ्रष्टाचार इतना ही बुरा है तो ऐसे लोगों को क्यों ले रहे हैं जिन पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप हैं? सुधीर जी, आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाने माने पत्रकार होने के साथ साथ आपके सूझबूझ को मैं हमेशा मानता हूं। देखिए, अगर कोई कन्विक्ट है, मान लो जैसे लालू प्रसाद यादव हो गया, जैसे सोनिया गांधी हो गया, राहुल गांधी हो गया, ये सब कन्विक्टेड है, बेल पे है। तो जितने भी जो कन्विक्टेड है, अदालत से कन्विक्ट हो गए, ऐसे राहुल गांधी अभी कन्विक्ट नहीं है, बेल पर हैं, लेकिन अभी कन्विक्ट नहीं हुए हैं। अरे राहुल गांधी बेल पे है, वो नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर है, बिल्कुल सही बात है। नेशनल हेराल्ड केस में वो बेल पे है। और ये जो अभी डिफेमेशन केस जो हुए हैं जी, उसमें सिर्फ जो मैक्सिमम सेंटेंस को स्टे किया है। कांग्रेस जो हवाबाजी कर रहे हैं कि उसको छूट दे दिया, अदालत ने बेइज्जत भरी, ऐसा नहीं है। अदालत ने बहुत सख्ती से टिप्पणी की है कि इस तरह से राहुल गांधी को शोभा नहीं देते हैं, इस तरह से एक ओबीसी कम्युनिटी को अपने भाषण में बेइज्जती करना, ये साफ किया है। वो तो जो अभी उसको स्टे किया है वो टेक्निकल ग्राउंड है। मेरा कहने का ये है कि कोई कन्विक्ट, कोई करप्ट जो प्रूव हो चुके हैं, हमारे पार्टी में कोई नहीं आया। दूसरा, परिवारवाद। जब मोदी जी परिवारवाद कहते हैं तो इसका मतलब उस पार्टी का सब कुछ एक परिवार ही होते हैं, चाहे डीएमके हो। डीएमके मतलब क्या होता है? वो करुणानिधि, स्टालिन, उसी एक फैमिली में है। आरजेडी मतलब लालू प्रसाद और उसका जो बेटा अभी वहां मंत्री है बिहार में, या आप समाजवादी कहेंगे तो मुलायम सिंह जी, अखिलेश, इस तरह से जो एक परिवार से जो चलते हैं, या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस कहेंगे तो फारूक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, तो इसको परिवारवाद कहते हैं। तो इस परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, इसको हम दूर नहीं करेंगे, इसको नहीं हटाएंगे, तो आप बताइए सुधीर जी, देश पूर्ण रूप से 2047 में विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा? ये 3 जो सबसे बड़ा समस्या है, इसको तो हटाना ही होगा। इसलिए ये जो मोदी जी का आह्वान है, मेरा ख्याल से इसमें पूरे देश के लोगों को इसमें जुड़ जाना चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में जो लोग हैं, वो भी इस आह्वान में जुड़ना चाहिए। क्यों एक परिवार को हम समर्पण करें? देश से बड़ा परिवार तो नहीं होता है। कांग्रेस में तो राहुल गांधी, वो सोनिया गांधी, प्रियंका से बढ़कर कुछ भी नहीं है।